नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 14 है, यानी 14वां मॉक टेस्ट है आज हमारा। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन आपको कराते हैं। आप लगातार जुड़े हुए होगे तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में पता ही होगी। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो भाई प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे मॉक टेस्ट देख सकते हो जो अभी तक हमने करवाए हैं। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाजारूपन का संधि विच्छेद बताइए, इसमें जो है सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, बाजारूपन के अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाजार, उसके बाद बाजार प्लस बड़ा ऊ प्लस पन, यानी बाजार ऊपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए अगर सही शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नी स्प्रे। अगर इस शब्द में बात करें नी स्प्रे में, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो विसर्ग संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अन्न और जी अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसके सही की बात करी जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्न माने तो अनाज होता है और अन्य माने दूसरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अक्ष का अनेकार्थी बताइए। अक्ष का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो सही आंसर है धुरी हो जाएगा। अक्ष का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? धुरी होगा। देखिए, अगर अक्ष के और भी अन्य शब्दों की बात करें जो अनेकार्थी हैं, तो ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल, आत्मा आदि शब्द अक्ष के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा समालोचन। क्या हो जाएगा? समालोचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखो भाई, मीमांसा के और भी अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो और अन्य पर्यायवाची शब्द इसके हो जाएंगे समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण आदि। क्वेश्चन नंबर 7। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आविर्भूत का सही विलोम हो जाएगा तिरोभूत। क्या हो जाएगा? तिरोभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। यानी वो शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय ना हो। तो सही आंसर हो जाएगा अनुवाद। देखिए, अनुवाद शब्द में कुछ भी प्रत्यय नहीं है। अगर हम बात करें अन्य शब्दों की, जैसे मर्मज्ञ दे रखा, वैज्ञानिक दे रखा, कृपालु दे रखा है, तो भाई अगर इन शब्दों की बात करें, इनमें क्या उपसर्ग रहने वाला है? सॉरी, प्रत्यय रहने वाला है, क्योंकि प्रत्यय पूछा है। क्योंकि अनुवाद में अनु तो उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रत्यय कुछ भी नहीं है। कभी आप वाद जो है वो प्रत्यय समझ लो। जो शब्द होता है, मूल शब्द होता है, तो कोई उपसर्ग पूछ ले आपसे, कभी प्रत्यय पूछ ले, तो अगर उपसर्ग को हटाकर मूल शब्द बच रहा है तो वो सही होगा कि हाँ उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। और जी ऐसे ही प्रत्यय के साथ ये रूल फॉलो होता है कि जो मूल शब्द बचना चाहिए प्रत्यय को हटाने के बाद। अब अनुवाद में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अनु तो उपसर्ग हो गया। वाद में क्या आप निकालोगे क्या जो आपको पता चले क्या प्रत्यय क्या रहने वाला है? तो भाई सही आंसर हमारा 8वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर मर्मज्ञ की बात करें तो इसमें तो क्या ज्ञ जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय हो जाएगा। और जी अगर कृपालु शब्द की बात करें तो कृपालु शब्द में आलू प्रत्यय हो जाएगा। पर अनुवाद में कुछ भी प्रत्यय नहीं होगा। उम्मीद है क्या इस पॉइंट को आप अच्छे से समझे होगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द इन्होंने पूछा है, तो तद्भव शब्द कौन सा होने वाला है? तो भाई तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सही आंसर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो जमुना हो जाएगा। अगर जमुना का तत्सम रूप पूछ ले आपसे
जमुना का तत्सम रूप यमुना होता है। और जी यजमान कैसा शब्द दे रखा, तो यजमान तत्सम शब्द है। तो यजमान कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम है। और यजमान का अगर तद्भव बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, जजमान बन जाता है। और भाई जो जांग शब्द है, मतलब निम्न में से शब्द कौन सा, तो जांग शब्द का जो होता है वो जंघा होता है। जांग का तत्सम क्या होता है, जंघा होता है। देखो जैसे ये यहाँ पर इस तरीके से अनुस्वार लग रहा है, कहीं पर भी इस तरीके से अनुस्वार लगा हुआ अगर आपको दिख जाता है ना, इस तरीके से अगर अनुस्वार है तो आप समझ जाना वो शब्द तत्सम शब्द है। और अगर कहीं खाली बिंदी दिखाई दे जाती है ऊपर शब्द के, तो मान लेना 100% क्या वो तद्भव शब्द होगा। अगर जंघा पे ऊपर अंकी बिंदी होती, खाली या अनुस्वार नहीं होता, तो ये जो है कैसा शब्द हो जाता, तद्भव शब्द हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 4 प्रकार के होती हैं। कैसे होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार कौन से हैं, एक तो एकार्थी शब्द होते हैं, एक अनेकार्थी शब्द होते हैं, एक समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं, और एक विलोम शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक कौन सा है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें संप्रदान कारक आ जाएगा, इसमें कर्म कारक नहीं आएगा, क्योंकि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया अगर कभी मतलब कहीं पर किसी वाक्य में देने का भाव उत्पन्न हो, और तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। अगर यहाँ पर होता पिता ने पुत्र को धन दिया, तो कर्म कारक आ जाता, क्योंकि वो पिता का कर्म था पुत्र को धन देना। लेकिन यह राजा का कर्म नहीं है ब्राह्मण को जो है धन देना। यहाँ पर उसने क्या किया, धन दिया है, इस इच्छा से नहीं दिया कि वो मेरे लिए कुछ फायदा होगा, तो यहाँ पर दान देने का भाव उत्पन्न हुआ है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, सुंदरता। सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। भाई ऐसे शब्दों को यूज करके आप देखना वाक्य में, आपको खुद पता चल जाएगा इन शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, इसमें गिराना है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, गिराना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, तो सही आंसर हो जाएगा इसके 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के। देखो वो 7 भेद कैसे होते हैं, कैसे पता लगा सकते हो कौन सा इसमें विशेषण हो सकता है गुणवाचक में भी। तो जैसे कहीं काल है, तो ये भी तो गुणवाचक विशेषण का ही भेद है। स्थान की बात आ गई, आकार की बात हो गई, रंग की बात आ गई, दशा की बात आ गई, गुण की बात आ गई, या द्रष्टव्य की बात आ गई, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हमें छांटना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वातंत्र्य जो है ये अपना वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, बाकी ये जो शब्द हैं बाकी ये सभी गलत हैं, कुछ ना कुछ इनमें त्रुटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन भी हो, जो कंठ्य ध्वनि भी हो, जो यानी कंठ से बोली जाती है, जो अघोष भी हो और जो महाप्राण भी हो, तो ऐसी जो है कौन सा ऐसा व्यंजन है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा, ख। जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। देखो अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो पंचवर्ग के सभी व्यंजन आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। अगर कंठ ध्वनि की बात करें, क्या कंठ से क्या क्या बोला जाता, तो कै, ख, ग, घ, ण, ए, आ, है, ये कंठ से बोले जाती हैं। अगर अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीनों से आते हैं। अगर महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, और जी
तीनों से और जी हलंत आता है इसमें, जो महाप्राण में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। कब की गई थी भाई? 14 सितंबर 1949 को की गई थी। और बहुत ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, ये जीके में भी कई बार क्वेश्चन आया है। देखो मैं इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। कैसी भाषा? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि वो भाषा पूरे देश में बोली जाए, और राजभाषा का मतलब नहीं होता ये कि पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर और वो आपसे पूछता यही है कि राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना गया? तो क्रांतिकारी कवि माना गया है भाई। कैसा? क्रांतिकारी कवि माना गया है। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो ये छायावादी काव्य के अंतर्गत आते थे, और जी शक्ति काव्य के प्रणेता के रूप में ये स्वीकार किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पद्यांश दे रखा है। सबसे पहले तो हमें इसे पद्यांश को पढ़ना, उसके बाद में हम जो अपना क्वेश्चन करेंगे जो इस पद्यांश से ही क्वेश्चन निकलने वाला है। तो एक बार पद्यांश पढ़ लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर, और है वेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में भोरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा देता कली को जो खिला। और जो थोड़ा सा पद्यांश और है, इसको और एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है? तो ये जो अपने काव्यांश अभी पढ़ा है, तो इसमें जो है किस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया? चरित्र को, चरित्र एवं स्वभाव को, स्वभाव को, या कुल गोत्र को? तो सही आंसर हो जाएगा भाई इसका चरित्र एवं स्वभाव को जो है महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? तो बड़प्पन शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर है पन। बड़प जो है ये जो है मूल शब्द हो जाएगा, और पन इसमें प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? तो फूल का पर्यायवाची भाई यहाँ पर पूछा, और इसमें आप गलती मत कर देना, प्रसून हो जाएगा, क्योंकि कमल जलज ये कमल के पर्यायवाची है, मधुप भी नहीं होगा। प्रसून या फिर सुमन ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? फूल के पर्यायवाची होते हैं। और जो फूल का पुष्प भी पर्यायवाची होता है, मंजरी भी पर्यायवाची होता है। और अगर मधुप की बात करें, बाकी कमल जलज का आपको पता ही होगा, ये तो कमल के पर्यायवाची हैं, और मधुप जो है भंवरे का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है सगे संबंधियों या मित्रों के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत कंजूस होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? तो कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके फूल में जल परसन हित मनहु सुहाए। तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि तय वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कैसा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पर। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल
सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इसमें इसका जो सही आंसर दोस्तों, अगर इसमें पहली लाइन में पूछ लेना कौन सा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पर अगर बात करी जाए पूरी इस लाइन की कि झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, तो फिर अनुप्रास नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने दोनों लाइनों को पूछा है। तब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर मैं बात करूं तो किन शब्दों से आप जांच कर सकते हो कि भाई मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन से शब्द आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे पंक्ति में क्या शब्द देखने को मिल जाए? मनु देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए? मनु, जनु, जानु या फिर मानहु। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मनहु देखने को इस तरीके से मिला तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। या फिर मानो मिल जाए, निश्चय मिल जाए, ईव ज्यो, ये शब्द मिल जाते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। पर अगर ऊपर वाली लाइन में पूछता है ना, तरनी तंज तट तमाल तरवर बहुचाए, तो वर्णों के अनुसार अनुप्रास अलंकार हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? तो हास्य रस होता, भयानक रस होता, रौद्र रस होता है, पर व्यंग तो कोई रस ऐसा होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक अच्छा है, तो यहाँ पर मेरी होता है, ये गलत हो जाएगा। आपकी नाक कट गई, तो ये सही है अभी तो। आपका नाक कट गया, ये भी गलत। गुलाब की रंग लाल है, तो गुलाब का रंग होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। देखो, संयुक्त वाक्य तो यह होता है अगर दो वाक्यों के बीच में और शब्द आ जाए, और भाई सरल वाक्य होता है जो एक सिंपल सा वाक्य हो, और मिश्र वाक्य ऐसा होता है जो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, देशभक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसा? तत्पुरुष। देशभक्ति का जब आप समास विग्रह करोगे ना, तो देश के लिए भक्ति विग्रह होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर बात करी जाए द्वंद्व समास की, तो भाई आप सभी जानते हो द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर विपरीत की बात चलती है या फिर आदि की बात चल जाती है, जैसे कोट पैंट आदि। या फिर आपसे पूछ लेता माता पिता में कैसा जो है समास हो, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दिगों में गिनती आ जाती है किसी शब्द से पहले। अव्यय भाव में जो होता है ना, अव्यय भाव में जो पहला शब्द होता है वह अव्यय देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वरों का उच्चारण। तो स्वरों का उच्चारण जो व्यंजनों की सहायता से होता है, तो भाई व्यंजनों की सहायता से तो नहीं होता, बल्कि व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी की सहायता से जो है इनका उच्चारण होता है। दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम जो क्वेश्चन कर लेते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन्हें कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले कि 31वां क्वेश्चन क्या है? देखो, 76 से 9 पर गए तो 124 से किस पे हमें जाना चाहिए? अगर हम 76 में से 4 घटाते हैं तो कितना आता है? 72। और 72 को जब 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 नेमा 72। ऐसे ही 124 की बात कर लेते हैं। अगर हम 124 में से 4 घटाते हैं तो 120 आ जाता है, और 120 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, ऐसी जगह आपको वही तुक लगाना होता है जो पहली दो शब्दों में लगा है, वही तुक यहाँ पर लगना चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अक्षर समूहों के निम्नलिखित अनुक्रम में क्या लगता है? यानी ए बी सी डी, फिर ई छूट गया, एफ एच, तो इस तरीके से पी टी एक्स, इस तरीके से चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें बताना है कि किस तरीके से जो है होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ए से डी की तरफ जाओ, तो कितना बड़ा?
3 बढ़ा। हम बात कर लेते हैं बी से, अगर एफ की तरफ जाते हैं तो 4 बढ़ेगा और सी से एच की तरफ जाते हैं तो 5 बढ़ेगा। यानी 3 4 5 कैसे चल रहा, तो बी से एफ, जो डी से जब इधर जाएंगे तो 4 बढ़ना चाहिए। डी से जब 4 ऊपर जाएंगे हम तो क्या आना चाहिए भाई, सॉरी, डी से 5 बढ़ना चाहिए, 5, क्योंकि यहाँ पर क्या चलेगा ना, विषम डिजिट में बढ़ रहा, 3 और जी 5 और 7, इस तरीके से बढ़ेगा। मैं आपको एक बार दोबारा फिर समझाता हूँ। जैसे ए कितने पे दे रखा है, ए से डी 3 बढ़ा, फिर डी से आगे कितने पे जाना चाहिए दोस्तों, तो 5 बढ़ेगा, कितना 5 बढ़ना चाहिए, फिर आगे 7 बढ़ना चाहिए। अब ए से डी पे चले गए, 3 बढ़ा, अब डी से जो है जब आगे जाएंगे 5 पे तो डी 4 पे है, और 5 और जोड़ दो 9, 9 पे क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई। तो पहली चीज़ तो ये, फिर आई से जब पी की तरफ जाएंगे तो 7 बढ़ना चाहिए, और पी 16 पे है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई होगा कि शुरू में तो आई आएगा हमारा, क्या आएगा भाई, आई आएगा। अब आई किस किस में दे रखा है, तो 3 में आई दे रखा, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता हमारा, पर अभी हमें और चेक करना पड़ेगा। बी से एफ की तरफ गए हम तो 4 बढ़ा, यहाँ पर किस चीज़ में बढ़ा, यहाँ पर किस तरीके से बढ़ा, तो सम डिजिट में बढ़ा। बी से एफ 4 बढ़ा, यहाँ पर 6 बढ़ेगा। एफ कितने पे आता है, एफ कितने पे, 6 पे, 6 6 12, 12 पे क्या आता है, एल आता है, तो आई एल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई एल। कौन से में आई एल दे रखा है, आई एल ओ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आई एम है, इसमें आई के, ये गलत हो जाएंगे, और ये पहला हो ही चुका था, ए वाला गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में कौन सा निष्कर्ष तथा परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। यानी ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहले ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि इसका जो सही आंसर है वो अपना क्या रहने वाला है। देखो, एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद यानी न्यूट्रिनिस्ट ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्नफ्लेक्स यानी मकाई जैसे अन्न सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध हैं। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अब इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है। पहला, पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया है। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ को चलना है। पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पोषणविद था उसकी बातों पे ज़्यादा भरोसा, तभी तो वो कंपनी के खिलाफ आक्रोश फैला रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये कंपनी ने गलत तरीके से विज्ञापन बनाया। तो पोषणविद पर जो न्यूट्रिनिस्ट है उस पर ज़्यादा भरोसा है। अन्य कंपनी ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और यह गलत सूचना गैर इदार, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोशल मीडिया साइट ग्राहकों को बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। दोस्तों, लोकप्रिय हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो उस चीज़ की बात नहीं है। यहाँ पर तो बात ये है कि सोशल मीडिया का सहारा लिया उन्होंने। तो इन ऑप्शनों को देखते हुए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, और ये किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है। यहाँ पर बात हुई है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है। तो इसके पूर्व अनुमान देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी परस्पर निर्भर हैं, तो बिल्कुल निर्भर है। प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी संरक्षण पर निर्भर करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक पूर्व अनुमान निहित है। क्या है भाई, केवल एक पूर्व अनुमान जो है निहित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आकृति वाला चिन्ह है अपना। आकृति वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर सकते हो आसानी से। तो किस तरीके से हमें जो है इसका सही आंसर बनाना है, देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है भाई। 3 भुजाओं से
5 भुजा होगी, 4 से 6 भुजा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बहुत आसान जो है लॉजिक था, इसमें कुछ भी था नहीं, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से बना है या पंचभुज है। तो यहाँ पर क्या वर्ग है, अब जो है षष्ठभुज बनाना पड़ेगा, 2 भुजाएं बढ़ानी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 7 व्यक्ति दे रखे एफ ई एन जे पी एम एवं एल के संयुक्त परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एफ घरेलू महिला है एवं ई उसका पति है। एन की पत्नी जे है, ई की पौत्री एल है, ई जे का ससुर है एवं पी का पिता है। एन का पुत्र एम है एवं एम एल का भाई है। जे पी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। 7 व्यक्तियों में इन्होंने पहले ही कह दिया कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े होने चाहिए, और 2 विवाहित जोड़े कौन कौन से हैं। एफ घरेलू महिला एवं ई उसका पति, एक तो ये हो गया घरेलू जोड़ा। एन की पत्नी जे है, तो एक ये घरेलू जोड़ा हो गया। बाकी चीज़ें हम आसानी से लगा सकते हैं। अब लगाने में भाई आपको थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो जाए, पर चीज़ें पढ़ रखी हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। किस तरीके से हम चीज़ों को लगाएंगे, तो भाई एफ ई की बात कर लेते हैं पहले। एफ और ई की। एफ घरेलू महिला, तो एफ कैसी महिला, एफ तो होगी घरेलू महिला, और इसका जो है पति कौन है, ई इसका पति दे रखा है। यहीं पर मैं बंद कर देता हूँ इसको। उसके बाद बात कर लेते हैं एन की पत्नी जे है, तो एन की पत्नी जे है। अभी एन की पत्नी को छोड़ के रखते, देखो यहाँ पर ई ये वाला दे रखा, मैं एक बार बना ही देता हूँ यार। ई एन की पत्नी जे, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के रखते हैं। ई की पोत्री एल है, ई की जो पोत्री है वो एल है। पुत्री की बात नहीं करी, पोत्री की बात करी है, यानी यहाँ पर इसका बेटा है और बेटे की क्या है, पुत्री है। क्या नाम है उसका, ई नाम है। तो इसका मतलब यह है कि भाई इसकी भी जो है कोई ना कोई पत्नी होगी। और 2 विवाहित जोड़ों की इन्होंने बात की थी। क्या बात की थी इन्होंने, 2 विवाहित जोड़ों की बात की थी। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से अब हम चीज़ों को तो एकदम से क्लियरिफाई कर देंगे कि एन की पत्नी जो है, तो एन की पत्नी जे है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये जो है एन हो जाएगा और ये जे हो जाएगा। तो 5 लोग तो अपने बैठ ही चुके हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ई की पोत्री एल है, ई जे का ससुर है। ई जो है जे का ससुर है। ई भाई किसका ससुर हो जाएगा, तो ई जो है जे का ससुर हो जाएगा। एन और जे, ई जे का ससुर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये भी चीज़ जो है हमारी सही बैठ चुकी है, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर जी लगेगा, जे लगेगा, यहाँ पर जो है एन लगेगा, क्योंकि जे का ससुर है और एन की पत्नी जे है। हमने थोड़ा विपरीत कर दिया था, क्योंकि एन की पत्नी जे है, तो ये जे जो है ये गोल घेरे में बंद होगी। गोल घेरे में किसे बंद करते हैं, जो फीमेल होती हैं, तो इस तरीके से। और एन जो है उसमें वर्ग में बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बैठ गई हमारी बिल्कुल सही। उसके बाद जे का ससुर है एवं पी का पिता है। एवं जो है किसका पिता है, पी का पिता, तो पी भी भाई इधर ही आ जाएगा, यानी एक और है इसके परिवार में। ई जो है ये पी का भी पिता है, पर पी के बारे में नहीं बताया कि पी कौन है। एन का पुत्र एम है, एन का जो पुत्र है वो एम है। एन का जो पुत्र है, एन कहाँ दे रखा है, एन यहाँ पर दे रखा है। एन का पुत्र एम है, ये एम जो पुत्र हो गया। वो कह रहा है जे पी से किस प्रकार संबंधित है। जे जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी के भाई की पत्नी भाभी लगेगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें सही आंसर, भाभी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है सही तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है थोड़ा पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, तो इतने अच्छे से समझाया नहीं जाता, क्योंकि जब क्लीन होती है पूरी स्क्रीन तब तो समझा दिया जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम मिटा दे कुछ चीज़ों को, क्योंकि इसमें जब मिटाते हैं तो एक साथ ही सारी चीज़ें जो है मिट जाती हैं। इस वजह से थोड़ा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आई हो, पर मेरा मानना है कि दोबारा अगर पीछे को स्किप करके देख लोगे तो चीज़ें आप अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 37, एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया और 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया। तो 120 यात्री हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से जो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो इसका वेन डाइग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कुल यात्री कितने हैं भाई, 120 हैं। अब 120 हैं,
40 ने दोनों का मज़ा लिया, तो इस तरीके से वेन डायग्राम बना देते हैं। तो 40 तो यहाँ पर बना देते हैं। तो 120 में से 40 तो यहाँ पर आ चुके हैं। अब उसने कहा था सॉरी 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स, ये हॉट ड्रिंक्स हो गई, ये आइस टी हो गई, क्या हो गई, आइस टी हो गई। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स, तो 75 ने हॉट ड्रिंक्स लिया था, लेकिन 40 तो इसमें आ गए, तो कितने बचे फिर, 35 बचे। 62 ने आइस टी, 62 ने, लेकिन 40 तो इधर आ गए, तो कितने बचे, 22। तो कितने हो गए ये टोटल, अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई। अगर हम टोटल की बात करें 35 और 40 कितने हो जाएंगे, 35 35 70 75 75 और 22 की बात करें तो 97 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 97। टोटल 120 है, 120 में से जब हम 97 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बच जाएगा। 23 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 100 अभ्यर्थियों ने सर्वेक्षण ने आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद किया, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एग्जाम में देखा है। क्वेश्चन जो है ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये इतना बेकार क्वेश्चन नहीं है, और चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। तो भाई ऐसा वेन डायग्राम मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद में सोल्व आप खुद कर लेना किस तरीके से। मैं वेन डायग्राम में सारी चीज़ें लिख भी दूंगा, बस आपको सोल्व सोल्व करनी बाकी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ें बना के दिखा रहा हूँ वो आपको करनी पड़ेगी, तब जाके ही आपके लिए बेहतर साबित होंगी। तो 3 वेन डायग्राम बनने, एक तो ये, एक ये, एक इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको अंक लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद सोल्व कर लेना आप। 30 यहाँ पर बना दिए, 10 इधर बना दिए और उसके बाद में 24 इधर बना दिए। उसके बाद में 6 तो इधर हैं और जी 7 इधर हैं और 5 इधर हैं और 8 जो है इधर है। ये तरीके से बन चुका है। अगर इसके आंसर की मैं बात करूँ तो आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 6 लोग ऐसे हैं और ये 6 लोग कौन से, ये आप आपको देख रहे होंगे क्योंकि ये वेनिला वाले हैं। कौन से, वेनिला वाले, और जी ये चॉकलेट वाले हैं, और जी ये स्ट्रॉबेरी वाले हैं, स्ट्रॉबेरी वाले। तो 6 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, उसके बाद उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार खंडों में काट दिया जाता है। कितने छोटे घनों की सिर्फ एक सतह रंगी हुई है। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से हम कर लेते हैं। तो किस तरीके से होगा, अब ये क्वेश्चन देखो मैथ्स का क्वेश्चन है ऐसे तो, पर इन्होंने रीजनिंग में रखा हुआ तो और पूछा हुआ क्वेश्चन है रीजनिंग में ही, तो हम जरूर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगर केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालनी हो ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 की पावर स्क्वायर, मतलब ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद अगर बात करी जाए तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था क्या, केवल एक सतह रंगी हुई है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 6 गुणा 2 का स्क्वायर, 6 गुणा 4, 6 चौक 24। तो 24 अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 1 बराबर 1, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 7 है तो 5 बराबर क्या आना चाहिए। तो भाई इसमें ऐसा है कि एक से छोटी संख्या जोड़ दी तो एक से छोटी क्या होगी, 0 ही होगी। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। 2 से छोटी जोड़ दी 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 से छोटी जोड़ दी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। और जी यहाँ पर 4 से छोटी जोड़ दी 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद में 5 से छोटी जोड़ दो, 5 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा, 9 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सीधे कथन निष्कर्ष पर ही आ जाते हैं। कुछ सिंह बिल्लियां हैं, कुछ जो सिंह हैं, कुछ सिंह बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां बाघ हैं, सभी बिल्लियां
बांग है। सभी बिल्लियां बांग है, कोई भी बाघ हाथी नहीं है। कोई भी जो बाघ है वो हाथी नहीं है, तो हाथी बिल्कुल अलग बनेगा। सभी हाथी खरगोश हैं, तो खरगोश भी जो है इधर बन जाएगा। कुछ बाघ सिंह हैं, क्या कुछ जो बाघ है वो सिंह है? तो बिल्कुल हैं। कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कोई भी जो हाथी है वो सिंह नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसके सही आंसर की बात करें तो दूसरा वाला जो अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हाथी सिंह नहीं है इसका मतलब ये है, मतलब कोई भी हाथी का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ हाथी सिंह है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ये आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा। अगर तीसरे की बात कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, तो ये तो सरासरी गलत दिख रहा। अब दूसरे वाले में कंफ्यूज हो सकता है, पर चीज़ों को आप टेक्निकली सोचने की कोशिश करो। वाक्य को पढ़ो आप, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, जो मैंने आपको बताया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अगर निष्कर्ष की बात करी जाए तो हमारा जो है केवल निष्कर्ष एक और चौथा अनुसरण करते हैं। बाकी ये दोनों भी गलत हैं और ये सही है, पहला और चौथा सही है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ जो है अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पांच मित्र हैं ABCD और ई एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो ए डी को अंतिम छोरों पर बैठा देते हैं। इस तरीके से अगर बैठाने की कोशिश करते हैं, ए इधर बैठ जाएगा और डी इधर बैठ जाएगा। इस तरीके से बीच में इनके तीन और कैंडिडेट बैठेंगे। एक तो ये समीकरण बन सकती है, पहले इसी समीकरण में करने की कोशिश करते हैं। फिर उसने कहा जबकि बी जो है ठीक बीच में, तो बी यहाँ पर आएगा। समीकरण में बाकी सारी चीज़ें हमें दे नहीं रखी। अगर हम दूसरा जो है इसका साइड देखते हैं, डी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, और इस तरीके से यहाँ पर बीच में बी हो सकता है, दो इधर रह सकते। अब बी सी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी जो है सी और ई के दोनों के ठीक बगल में बैठा, तो ये तो भाई सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी बैठा होगे तो भी बी मतलब जो है सी और ई के बगल में बैठा है, क्योंकि ए डी तो इधर बैठे हैं, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है इसमें क्या कहा था, या उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा है? तो भाई सी डी के बगल में नहीं बैठा है, तो सी डी के बगल में नहीं बैठा तो फिर सी यहाँ बैठता, सी यहाँ बैठता। सी डी के बगल में नहीं बैठा तो यहाँ बैठता, सी डी के बगल में नहीं बैठा यहाँ बैठता। तो अब हम बता सकते थे सी बी के बगल में बैठा, सी जो है बी के बगल में बैठा, बी ई के बगल में बैठा, बी जो है ई के बगल में बैठा है। अगर हमारे पास देखो अब चारों चीज़ें लग चुकी हैं ठिकाने पे, अब हमारे पास अगर इनमें से एक समीकरण और होती, उसने यही कहा था कि किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा। तो जानकारी की बात करी जाए तो केवल अगर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाली जानकारी होती तो हम बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होने वाला है कि ए के बगल में कौन बैठा, तो ऑप्शन नंबर बी की हमें ज़रूरत पड़ती। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष का है, तो पहले कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। अब निष्कर्ष दे रखे हैं, निष्कर्ष क्या है इसके? तो निष्कर्ष है महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, तो गलत है। मतलब गलत क्या, अभी पहले सारे निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, तो केवल निष्कर्ष जो है एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, या एक या दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों में से एक, न तो निष्कर्ष एक और न ही दूसरा अनुसरण करता है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुतुब मीनार दिल्ली और एफएल टावर का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता? तो एफएल टावर तो वैसे भी आपको पता होगा, एफएल टावर कहाँ पर है, फ्रांस में है, और कुतुब मीनार कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो इस तरीके से कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 में कथन निष्कर्ष वाले सवाल दे रखे हैं कि गरीबी सामाजिक
अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। गरीबी क्या है? सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो निष्कर्ष की बात करें, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। तो प्रकार का एक होता, गलत हो जाएगा पहला निष्कर्ष। गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, ये भी गलत। तो न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के भी, अब सामान्य जानकारी के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सामान्य जानकारी के भी आपसे 20 क्वेश्चन बनेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था, जो वर्ष कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था ना, भारत का चाइना के साथ में जो युद्ध हुआ था। और जी, ये क्वेश्चन अपना हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है भाई उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए गए थे? तो ये 1918 में किए गए थे। इसका तो आप आंसर बता ही देते। मोंटेगू चेम्सफोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, क्योंकि मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था, कब आया था? ये तो 1919 में आया था ना। इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भाई ये तो होने की नहीं है, अरुणाचल प्रदेश होगा ना। बड़े आराम से इस क्वेश्चन का भी जो है आप आंसर बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 50, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अंबाला। क्या हो जाएगा भाई? अंबाला जो है, ये गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का क्षेत्र है अंबाला। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अधिवेशन आप सभी को पता होगा कितने अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन हुए थे। अगर बैठकों की बात करी जाए तो 165 बैठकें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 53, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो ये लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें विलोडन गरीब कहा जाता है, या विलोडन गरीब के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भाई किसने डिजाइन किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था उदय कुमार ने। मैं आपको बता दूं, जो चिन्ह के बारे में भारतीय मुद्रा की बात की, इस तरीके से नहीं है मतलब इस तरीके से दर्शाता है ये। तो ये उदय कुमार ने जो है इस प्रतीक को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचाने। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसमें? ताकि ये जो 3 कथन दे रखे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता, सही है। वर्ष 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया, ये भी सही है। पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई, ये भी सही है।
देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। इन्होंने पूछा है सत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें किस भाषा के लिए मिला है? तो असमिया भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। जब बारिश पड़ जाती है, मैच नहीं हो पा रहा, तो उस तरीके से डकवर्थ लुईस के आधार पर जो है टीम को जिता दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से कौन सा मेल खाता? तो चीन रूबल नहीं होगा, रेमन भी होगा। चीन और रूबल जो होती है वो रूस की होती है, तो इस तरीके से ये येन या फिर रेमन भी देखने को मिलेगा। और जी भूटान पेशो नहीं होगा, म्यांमार क्यात होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही तरीके से। तो 59 का ही सही आंसर है, क्योंकि भूटान की जो न्यूनतम जो है मुद्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 61, फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो किसकी जो है सदस्यता निलंबित कर दी है? रूस की। देखो FATF जो होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वो देखती है कि कौन सा देश आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, उस पर उसे ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में शामिल करना, क्लीन चिट देना, इस तरीके का काम है FATF का। क्वेश्चन नंबर 62, फरवरी 2023 में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा मेटा ने। किसने? मेटा ने। 63वां क्वेश्चन, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरिशु कन्नड़दिम दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये उत्सव है बरिशु कन्नड़दिम दिमावा उत्सव, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो इसका कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर भाई पैंगोंग तसे झील होना चाहिए। कौन सा? पैंगोंग तसे झील, जो लद्दाख में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पैंगोंग तसो झील, और ये लद्दाख में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 65, फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। अब कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में हम जानते हैं इसे? तो वो प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। ALU और कंट्रोल यूनिट जो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के ही तो भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मौसम वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सुपर कंप्यूटर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया था? तो किसने बदला था भाई? फोर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 69, एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो कितनी श्रेणियों का? 4 श्रेणियों का। कौन कौन से? सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंग मतलब कि सिंगल डेटा स्ट्रीम,
मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम और जी मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। इनकी फुल फॉर्म इस तरीके से दे रखी है, जैसे जो 4 प्रकार से बांटा गया, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम या सिंगल डेटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम और जी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो इस तरीके से भाई ये पूछा तो नहीं जाएगा, पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि फिलिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया। तो ये 4 श्रेणियाँ जिनका वर्णन किया है। मैंने आपको नाम बता दिया, नाम आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि कभी नहीं पूछेगा नाम। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। तो सही आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 72, एंगुलर जेएस में किस मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो वो एप्लीकेशन मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए। 73वां क्वेश्चन है, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफटीटीपी का यहाँ पर पूर्ण रूप पूछा, सही आंसर हो जाएगा फाइबर टू दी प्राइमाइसेस। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, एमएस वर्ड में हैंगिंग इंटेंशन क्या है? तो हैंगिंग इंटेंशन क्या होती है? पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो भाई? कर्सर ही कहलाएगा ना, मतलब कि सही आंसर कर्सर हो जाएगा इसका। जो इस तरीके से टिमटिमाता रहता है, जब आप कुछ टाइप करते हो और उस समय छोड़ देते हो तो टिमटिमाता रहता है, तो कर्सर होता है वो। जैसे ही आप माउस को घुमाओगे तो कर्सर भी घूमना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 76, एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट पिक्चर कमांड का। क्वेश्चन नंबर 77, एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में ले जाता है? तो किस में लेके जाएगा कर्सर आपको? नेक्स्ट कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 78, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल को भाई स्प्रेडशीट भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 80, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कैसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। दोस्तों कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। मैं इसके साथ ही आपको ये बता देता हूँ भाई, कंप्यूटर जो है यूपिटर प्लस का ठीक इस तरह का कंप्यूटर आता है। अभी देखो मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड, ताकि भाई आपका उसमें बेनिफिट ही हो। देखो कंप्यूटर पे अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जितना ध्यान देना था आपने कंप्यूटर पर दे लिया। अभी जो ध्यान देना चाहिए ना आपको, मेरे हिसाब से हिंदी, यूपीजी के और जी रीजनिंग में तो खैर नंबर कटेंगे ही नहीं। तो ये 3 सब्जेक्टों पर बहुत अच्छे से फोकस करो। बाकी जो थोड़ा बहुत फोकस करना चाहते हो तो जीके पे कर सकते हो। बाकी उस तरफ फोकस कम करना कंप्यूटर की तरफ, क्योंकि उसका लेवल ठीक ठाक आता है। और जितना आप कर सकते हो ना, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उस पर ज़्यादा फोकस करने से, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ, अगर 15 में से अगर 7-8 क्वेश्चन भी कर लेते तो आप बहुत अच्छी फाइट करोगे। क्योंकि इसकी जो मेरिट है ज़्यादा जाने की नहीं है, क्योंकि टाइपिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है। जहाँ टाइपिंग का रोल रहता है वहाँ पर मेरिट कंट्रोल में ही रहती है। तो टाइपिंग ज़रूर करते रहना। अगर आपका जो है पेपर आपको लग रहा हो क्या हो सकता है, तो भाई अपनी टाइपिंग करते रहो। अब उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहाँ पर है? रायबरेली में ही स्थित है। ये तो कहाँ पर स्थित है भाई? रायबरेली में ही स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 82, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो कानपुर नगर है। कौन सा है? कानपुर नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनके आधार पर मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। अगर मैं पहले पे बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, वैसे दूसरे पे कानपुर है लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर दे नहीं रखा, तो इस तरीके से दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। और गाजियाबाद की बात करी जाए, अगर गाजियाबाद का समझ लो तो 5वें नंबर पर आता है गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो वो हो जाएगा रामपुर। कौन सा हो जाएगा भाई? रामपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो किस जिले को चुना गया है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा जालौन जिले को चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जालौन। क्वेश्चन नंबर 85, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है भाई? जिला कलेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो 2003 में किया था। 10 को अभी 13 हो चुकी हैं, पहले 3 ही थी। 2003 में 10 को और सूचीबद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 88, बधाई कौन सी विद्या है? तो बधाई कौन सी विद्या है भाई? तो ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं। कनक भवन और जी कामदगिरी पर्वत, कालिंजा दुर्ग, देवा शरीफ, ये कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं? इस तरीके से आपको जो है सही आंसर छाट के बताना है। देखो, अगर कनक भवन की बात करें तो कनक भवन तो पड़ता है भाई अयोध्या में। अगर कामदगिरी पर्वत की बात करें तो ये पड़ता है चित्रकूट में। और जी कालिंजा दुर्ग की बात करें तो कालिंजा दुर्ग पड़ता है बांदा में, और देवा शरीफ पड़ता है बाराबंकी में। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो वह प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पर भी मिलान वाला जो है क्वेश्चन है, और मिलान वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, वो भी यूपी जीके में। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो, एक तरफ क्या दे रखा है? ऐतिहासिक, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। तो कामदगिरी पर्वत तो मैंने अभी बताया था आपको। कामदगिरी पर्वत तो मैंने आपको जो है अभी बताया था। ये कहाँ पर पड़ता है? तो चित्रकूट में पड़ता है। और जी अगर बौद्ध स्तूप की बात करी जाए तो बौद्ध स्तूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कुशीनगर में। और 84 गुंबद, 84 गुंबद की अगर बात करते हैं तो भाई ये जालौन में है। कहाँ पर? जालौन में। और जामा मस्जिद कहाँ पर है? मुरादाबाद में। तो सही आंसर अपना हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया? आगरा और नोएडा को। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ये क्वेश्चन तो अभी जो एनफोर्समेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। यमुना एक्सप्रेसवे की ये पूछा भी गया था कि आगरा से नोएडा को जोड़ता, मतलब आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। और ऑप्शन में आपको ये तो नोएडा देखने को मिलेगा, ग्रेटर नोएडा एक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही बात है वो, चाहे ग्रेटर नोएडा कह दो चाहे नोएडा कह दो। और जी इसकी लंबाई भी पूछी गई थी उस एग्ज़ाम में, जिसमें 165 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो तांबा कहाँ पाया जाता है भाई? सभी को पता होगा, क्वेश्चन आपने रट रखा होगा भाई, ललितपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ललितपुर। अगर ललितपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के एक ही जिले से
इसकी सीमा लगती है झांसी से। और ललितपुर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो कौन करता है भाई? लखनऊ करता है। लखनऊ में बहुत वैरायटी के आम होते हैं, मलिहाबाद आम वगैरह, ये बहुत वैरायटी के होते हैं, और यही मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो सुरमा कहाँ का फेमस है? यूपी में भाई। तो सुरमा कहाँ का फेमस है? बरेली का। सुरमा भी फेमस है और बरेली का झुमका भी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक स्थान स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नोएडा में। कहाँ पर किया गया था? वृहत नोएडा में किया गया था। यहाँ पर जो दे रखा ना, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित कहाँ किया गया था? तो भाई नोएडा नहीं है, पर ग्रेटर नोएडा आएगा। और वो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, तो वो ग्रेटर नोएडा से वहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको नोएडा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा गया था ना, वैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया इसमें। तो उन्होंने वहाँ पर नोएडा माना था, जो यमुना एक्सप्रेसवे को माना था, नोएडा से आगरा के लिए जोड़ता है। यहाँ पर जो कह गया, यहाँ पर बृहत नोएडा इसका सही आंसर हो जाएगा 96 वाले अपने क्वेश्चन का। क्योंकि बृहत नोएडा जो है, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जो गौतम बुद्ध नगर है ना, तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय पड़ता है वो भी यहाँ पर ही पड़ता है, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 97, ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो किस स्थान से संबंधित है भाई? तो निज़ामाबाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आलमबाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं बाकी, इनमें देखते हुए अगर हम देखें, देखो आम का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका जो है इसका नाम होता है आम का। और आम का जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, या कौन ज़्यादा उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा चने का। ऑप्शनों को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों के अंतर्गत चना उत्पादन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। दोस्तों कैसे लगे जो है ये जो मॉक टेस्ट था, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो कमेंट करके बता दिया करो, कुछ कमी लगती हो तो भी अगर आप सजेशन दोगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस चीज़ को करने की, चीज़ों को सुधारने की, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, अभी परफेक्ट नहीं है। और भाई सीखते ही रहेंगे, धीरे धीरे चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं और आगे भी इम्प्रूव होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।